गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज बहुत अच्छा हो रहा होगा या हो चुका होगा। इस्लामाबाद का मौसम आज फिर परसों बहुत ठंड जैसा है। है। आज हाँ, बहुत ठंड है। आज भी बहुत आई ठंड डोंट है। नो कि अब ऑब्वियसली टाइम जब तक दिन दिन आता है तो जी दिन मतलब टाइम जब गुजरेगा तो दिन की तरफ हम जाएंगे मतलब दोपहर की तरफ जब हम जाएंगे तो हो सकता है कि मौसम जो है वो थोड़ा बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाए, सूरज निकले। बट अदरवाइज ओह आज की सुबह बहुत मुश्किल थी। वैसे ठंड में इन विंटर्स में ठंड ही होती है, बट शिद्दत की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि शिद्दत जो है वो सर्दी की ज़्यादा है। बट आई थिंक इट्स नाइस, क्योंकि ज़रा ये मौसम की खूबसूरती भी होती है ना, कि वरना हम अक्सर ये बात करते हैं कि जी ठंड उस तरीके से नहीं आई है, उस तरीके से नहीं आ रही जिस तरीके से होती थी, तो ये ज़रूरी भी है। इट्स नाइस जब आपको घर में बैठ के मौसम एंजॉय करने का मौका मिले, या नहीं आप जैकेट्स पहन के आया करें ना, बाहर निकला करें स्वेटर पहन के, मफलर लपेट के। और शो भी ऐसे किया करूं। व्हाई नॉट? वैसे व्हाई नॉट? I mean, why not? आगे अगर आप तो हमेशा कहते हैं कि मैं बहुत रियलिस्टिक हूं। लेट्स सपोज अगर परसों में अगर आती और मैं छुट्टी ना करती और इतनी ठंड होती तो मैं लॉन्ग कोट पहनती। अगर ये होता, अगर ये होता। लेकिन अभी तो देखिए सर्दियां इतनी बड़ी हैं तो आगे हो सकता है कि मैं लॉन्ग कोट पहनूं। ओके चलो लेट्स सी। लॉन्ग कोट, बॉम्बर जैकेट। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अब ये ना कहें जी फैशन के चक्कर में अब ये वो। कोई नहीं कहता, ये आप खुद कहती हैं। जान है तो जहान है। खुद कहती है लॉन्ग कोट पहन के अच्छा नहीं लग रहा, मेरे सूट के साथ नहीं जा रहा। मैं वही कह रही हूँ ना, अब मैंने भी अपनी काउंसलिंग शुरू कर दी कि जान है तो जहान है, बस इसमें कोई शक नहीं है। एनीवेज ये तुमने बात मौसम की कर ली, लेकिन आज हमें बड़े ही एक इम्पॉर्टेंट मौजू पर बात करनी है, और वो है कि अपने हक के लिए लड़ना, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना, गलत को गलत कहना, उस पर आवाज़ उठाना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि हमने चंद हफ्तों पहले ये देखा कि सबा कमर साहिबा ने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ अगर किसी ने कुछ गुफ्तगू की है, कोई एलिगेशन लगाया है, कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, कोई ऐसी एलिगेशन है तो आई विल टेक हिम टू द कोर्ट। यानी सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने उसको डिनाई किया कि ऐसी जो बात मेरे खिलाफ हुई, उन्होंने कहा मैं कोर्ट जाऊंगी। तो उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज दिया। अच्छा, उसके बाद वाकई उन्होंने पिटीशन फाइल भी कर दी। तो उन्होंने इस एक मामले को बहुत सीरियस अंदाज से, बहुत दुरुस्त अंदाज से, कि जो आपके एक कवानीन होते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हुए उस पर उन्होंने आवाज़ उठाई। अच्छा, फिर हुआ ये कि कल जिन साहब ने, जिस इदारे ने उनके ख़िलाफ़ वो बात की थी, वो इल्ज़ाम लगाया था, वो गुफ्तगू की थी, जिसको इंडोर्स किया था, उन साहब ने बिल आखिर देर से ही सही, बल्कि बहुत देर से ही सही, कल उन्होंने माफ़ी मांग ली। अच्छा, तरीका मैं ऐसी प्रार्थना प्लीज़ कि तरीका कुछ इस तरह से था कि एक रैंडम एक पॉडकास्ट हो रहा है, उसको शो ये किया गया कि रैंडम सी एक बात है, डिस्कशन में बात आ गई तो चले माफ़ी मांग ली। खैर सबको पता है क्या हुआ। अवाम अब बेवकूफ़ नहीं है, दे नो कि क्या हो रहा है, किसकी क्या इंटेंशंस हैं। सो वो बस जी आप सबा कमर साहिबा के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे, तो उधर से कहा कि जी वो ये सब हो गया और ठीक है, उन्होंने अपोलोजाइज़ कर दिया। बट तरीका बहुत मैटर करता है। ईगो आपकी तब भी थी कि आपने किसी तरह से फेस सेविंग करनी थी, बट वो नहीं हुई। अवाम ने आपको बहुत अच्छे से जवाब भी दिया, आपको आड़े हाथों भी लिया, और बहुत एक, मैं कहती हूँ कि एक लेसन है इन साहब के लिए भी। आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम, आई डोंट वांट टू प्रमोट हिम। मे बी अब उनको प्रमोशन की ज़रूरत नहीं भी है, क्योंकि अच्छे मायनों में वो बहुत अच्छे अल्फाज में प्रमोट हो भी चुके हैं। एनी हाउ, बट मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि ख़वातीन को, कि आप, क्योंकि ख़वातीन हमारे मुल्क में ईजी टारगेट हैं, कि आपका जब दिल करेगा कोई खातून तरक्की कर रही है तो आपने ये बात कह देनी है कि ये तो पता नहीं कैसे ही आगे आई होगी, पता नहीं किस किस के साथ दोस्तियाँ होंगी, ये सारी बातें किससे हंस के बात कर ली, खातून है ना इसलिए आगे आ गई, रंग ऐसा है ना इसलिए ऐसे आ गई, प्यारी है ना तो इसलिए ऐसे आ गई। ये सारी बातें हम ख़वातीन डेली बेसिस पे सुन रही होती हैं, और इस पे क्या होता है, हम अक्सर ये करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ इग्नोर मत करें, आपको इग्नोर नहीं करना, आपको अपने लिए बोलना है, आवाज़ उठानी है। जब आप अपने लिए आवाज़ उठाएंगी तो फिर लोगों के मुंह बंद होंगे, वो बोलने से पहले सोचेंगे कि उन्होंने नहीं बोलना। कि इजी टारगेट वो तभी समझते हैं, हम चुप हो जाती हैं, हम क्यों चुप हो जाती हैं। सो हैट्स ऑफ टू सबा कमर, जिन्होंने आवाज़ उठाई, और ना सिर्फ ये आवाज़ उन्होंने अपने लिए उठाई है, बल्कि इस मुल्क की तमाम ख़वातीन के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। और अब आई एम श्योर जो भी शख्स इस तरह से पॉडकास्ट में आएगा या इन प्लेटफॉर्म्स पे आके बात करेगा, वो यकीनन 10 मरतबा ज़रूर सोचेगा किसी के बारे में भी बात करने। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। अब आई एम नॉट श्योर कि सबा कमर ने उनको माफ़ कर दिया या नहीं, चूँकि ऐसे कोई उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी अभी तक स्टेटमेंट ऐसे, क्योंकि जो आपने कहा ना तरीका है, वाकई बहुत इंपॉर्टेंट पहलू से जिस पे आपने इशारा भी किया।
तरीका बहुत मैटर कर रहा होता है। जब आपको अपनी गलती का इदराक होता है तो फिर वो नज़र भी आ रहा होता है, लेकिन जब फंदा यहाँ पहुँच जाता है और जब वो टाइट हो जाता है और फिर आप कहते हैं कि नहीं मुझसे गलती होगी, तो वो तो फिर आप किसी डर खौफ से कह रहे होते हैं। एनीवेज जी, ठीक है, माफ़ी मांगी है। अब ये सबा कमर साहिबा का ज़रा प्रोग्रेटिव है कि वो उसको माफ़ करती हैं या फिर भी एक्शन लेने की तरफ जाती हैं। बहरहाल मैं कहूँगा जी, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। अबव ऑल जिस तरीके से आजकल हम देख रहे हैं सबीन, हर चैनल पे उनका ड्रामा, हर चैनल पे उनका एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट और हर एक में उनका डिफरेंट कैरेक्टर, तो वैसे भी छाई हुई थी। और जिस तरह से मैं कहूँगा 2025 का एंड और 2026 का स्टार्ट उनके लिए मैं कहूँगा कि नज़र आया जी कि उन्होंने अपने काम से मुतासर किया है, अपने काम से प्रूफ किया है। बिल्कुल ऐसा ही। और ऐसे ही जितनी ख़वातीन इस वक्त हमें देख रही हैं, हमें सुन रही हैं, हम आप सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, हमेशा हम अपने शो में भी हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमेन राइट्स की बात कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे प्लेटफॉर्म पे इस हवाले से बात की जा रही होती है। आपके साथ अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है, कोई एक्यूजेशन आप पे लगती है, कोई आपकी पे एलिगेशन लगाता है, कोई आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश करता है, तो प्लीज़ आवाज़ उठाएं, बात करें, मत पीछे हटें, बात करें, क्लैरिटी दें। क्लैरिटी जस्टिफिकेशन देने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई भी शख्स वो बात कर भी रहा है कि अच्छा ठीक है जो भी है, फिर भी उसका राइट नहीं है कि वो आपके पर्सनल लाइफ को, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इन्वेट कर सके इस तरीके से। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने राइट्स को समझें और अपने इदारों पर एक तरह से यकीन रखें। ये भी ज़रूरी है कि इदारों पर ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोर्ट्स ये हमारे लिए ही बनी है ताकि हमें इंसाफ दिलाया जा सके। सो आज कल से जो हम लेसन ले रहे हैं वो यही लेसन है कि आवाज़ उठाएं, बात करें। बिल्कुल ऐसे, लेकिन जो एक सवाल है वो ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों होता आया है, वो जो उसकी रूट कॉज है। आज हम प्रोग्राम में आगे चलकर बाकायदा एक सेगमेंट करेंगे इस पर कि ये क्यों होता है, ये सोच क्यों है और ख़वातीन इजी टारगेट क्यों है, ख़वातीन को इस तरह का सामना क्यों करना पड़ता है, ये चीज़ घर से कैसे स्टार्ट होती है, आम गुफ्तगू में कैसे सरायत कर चुकी है, इस पर करेंगे बात। लेकिन प्रोग्राम में आगे चलकर लेट्स टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। कि आप CEO बनना चाहते हैं? Why not? ओह इंटरेस्टिंग। अच्छा, जिससे भी ये सवाल करेंगे ना जवाब आएगा व्हाई नॉट। लेकिन कैसे बन सकते हैं, ये हमारा वो सवाल है जो कि आज हम इस सेगमेंट में डिस्कस करने वाले हैं। एक ऐसी शख्सियत में ज्वाइन किया जो कि एक वक्त में 3 डिफरेंट कंपनीज के CEO हैं। 2 कंपनीज पाकिस्तान से हैं और एक कंपनी US में है। एंड नॉट जस्ट दैट ही इज़ CEO ऑफ 3 डिफरेंट कंपनीज, वो कैसे नेटवर्क को भी चला रहे हैं, उसके भी फाउंडर हैं जहाँ पर 5000 कंपनीज हैं। तो CEO मेकर कह सकते हैं हम उनको। ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर, ही इज़ अ टेक गाय, मुख्तलिफ कंपनीज के साथ काम करते आए और अभी जिस तरह से एट अ वेरी यंग एज, ही इज़ जस्ट 26 माशाल्लाह, और इस एज में 3 कंपनीज के CEO और इस नेटवर्क को चलाना तो ज़ाहिर है इट्स एन अचीवमेंट। ज़्यादा उनका काम चूँकि टेक से रिलेटेड है, तो आज हम उनसे ज़रा पूछते हैं कि हाउ टू बी ए CEO। लेट्स वेलकम अब्दुल वहाब ऑन द शो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। ये ख्वाब था आपका भी कि CEO बनना है और ढेर सारी कंपनीज का बनना है? ऐसा ही है, जब भी कोई स्टूडेंट होता है तो हमेशा वो कोशिश करता है कि मैं अपने लिए और अपने साथ साथ अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा करूं कि मैं लोगों के लिए मिसाल बन जाऊं। तो मेरा भी शौक़ था कि मैं अपना बिज़नेस भी करूं और उसके साथ साथ लोगों को मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करूं कि हाउ टू बी अ गुड बिजनेसमैन। अच्छा, सबसे पहले ज़रा अपने बिज़नेस के बारे में बताएं। जी, आपके बिज़नेसेस क्या हैं, किस तरीके से आपने स्टार्ट किया? अच्छा, मेरी जर्नी शुरू हुई थी जब मैं 16 साल का था। कोई भी नौजवान, कोई भी बच्चा जब पाकिस्तान में बड़ा हो रहा होता है तो हमेशा मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे उस तरह से जैसे दूसरे मुल्कों के अंदर मेंटोरशिप होती है वो नहीं होती। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जब मैं 16 साल का था तो मैंने जो अपना कैरियर था वो इंटरनेट से शुरू किया था। अब दुनिया बहुत चेंज हो चुकी है, आने वाले जो 10 साल थे जो गुजरे हैं इसमें दुनिया बहुत चेंज हुई है। तो शायद ये जो चेंजिंग थी मैं उसके साथ साथ चलता हुआ गया। तो मैंने इंटरनेट से शुरू किया, अपने आप को पहले एक प्रोडक्ट पे काम करना शुरू किया, फिर दूसरी पे काम करना शुरू किया। फिर आफ्टर अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं 18 साल का था तो तब मैंने अपनी पहली कंपनी शुरू की। मुझे आज भी याद है कि जब मेरा ID कार्ड बना था तो उसी दिन मेरा बैंक अकाउंट खुला था कंपनी का पाकिस्तान में। तो मेरी जर्नी तब से शुरू हुई थी और फिर 21 में आके मैंने दूसरी कंपनी अपनी बनाई।
तो बेसिकली मैं टेक से रिलेटेड हूँ, टेक की जितनी भी हमारी आइटम्स होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं, उन पे काम कर रहा हूँ। तो अब आफ्टर दैट फिर मैंने सोचा क्यों ना जो मेरी मेंटोरशिप थी, जो मेरी पूरी एक जर्नी थी, उसको मैं अपनी यूथ को बताऊँ। तो उसके लिए फिर मैंने अपने यूथ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स लॉन्च किए, उन पे काम करता गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2025 के बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना बड़े बिजनेसेस पे काम किया जाए, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज थी, उनका इशू ये आ रहा था कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पाकिस्तान में। तो मैंने उन सारों को सोचा कि उनको इकट्ठा किया जाए ताकि वो एक दूसरे से लर्न करें, एक दूसरे से सीखें। तो उसके लिए फिर मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो ग्रो कर रहा है और बहुत सारी कंपनीज़ ज्वाइन कर रही हैं, जिसमें इंटरनेशनल कंपनीज़ भी आ रही हैं हमारी तरफ, नेशनल कंपनीज़ भी आ रही हैं और एंटरप्रेन्योर जितने भी हैं वो उसको ज्वाइन कर रहे हैं। और इसमें 5000 कंपनीज हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ग्रोइंग। रोज़ हमें तकरीबन 100 से 150 कंपनी ज्वाइन कर रही है। अच्छा, ये क्या थोड़ा सा इस नेटवर्क को ज़रा मज़ीद इलाबरेट कीजिएगा, बिकॉज बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे, वो मे बी दे माइट जॉइन यू। तो उस पर्सपेक्टिव से बताएं कि क्या फ़ायदा होता है, किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, एंड देन उसके CEO और फाउंडर हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली होता ये है कि जैसे कोई भी नेटवर्क, जैसे टीचर्स की मिसाल ही ले लें, तो जब वो इकट्ठे बैठते हैं तो वो अपने एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो बिज़नेस कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी होती है जो सॉरी टू से कि ना अपना काम अलग से करना पसंद करते हैं। ये मेंटालिटी पाकिस्तान में है। और अगर हम इस टर्म को अगर थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो नेटवर्किंग टर्म इसको कहेंगे, बिज़नेस नेटवर्किंग। सही। बिज़नेस नेटवर्किंग पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। इंटरनेशनल CEOs एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे के साथ लर्न करते हैं, ग्रो करते हैं। तो जब हम पाकिस्तान में देखते हैं तो यहाँ पे कल्चर नहीं था ऐसा। तो कुछ यहाँ पे कम्युनिटीज़ ऑलरेडी काम कर रही थी। तो CEO जो मेरा CEOs का एक नेटवर्क है, तो बेसिकली उसमें हम ये करते हैं कि जितने भी कंपनीज़ हैं वो आती हैं, वो हम उनको प्रमोट करते हैं इन सेंस ऑफ अवार्ड्स। जितने यंग एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं उनको कोई यहाँ पे नहीं बताता कि वी आर डूइंग वेरी गुड वर्क। सो बट वी डू दैट, हम ये कोशिश करते हैं कि हम उनको थ्रू द अवार्ड्स एक्नॉलेज करें। इसके साथ साथ उनकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो अच्छे CEOs के साथ बैठें, पुराने CEOs के साथ बैठें, कम्युनिटी के साथ बैठें। और ये क्या उनसे लर्न करें। ट्रेनिंग्स के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे होते हैं आप लोग, कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं, क्या होता है? बेसिकली हमारे मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं अभी। 20+ प्रोग्राम्स आई एम लॉन्चिंग। तकरीबन 15 में लॉन्च कर चुका हूँ और 5 में जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। तो होता ये है कि जितने भी हमारे CEOs होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं थ्रू द कॉन्फ्रेंसेस, थ्रू द समिट्स। तो बिज़नेस हमारी कनेक्टिविटी जो है वो समिट्स के थ्रू होती है, मतलब एक कॉन्फ्रेंस की तरह होता है, जिसको हम इस्लामाबाद, कराची और इस टाइम पे लाहौर में मैं 3 सिटीज़ में कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई जस्ट वांट टू एक्सपेंड दैट टू द अदर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान एज वेल। दैट्स ग्रेट। एट अ वेरी यंग एज इतना ज़्यादा काम करना, ठीक है, आपके पास एनर्जी बहुत होती है, आप चैनलाइज भी कर रहे होते हैं उसको। एट द सेम टाइम वो जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, थोड़ा वो भी शेयर कीजिएगा। एक्चुअली मैं समझता हूँ कि मैंने अभी कुछ अचीव किया ही नहीं है, बिकॉज अचीवमेंट इज़ ऑल अबाउट योर गोल्स, कि आपके गोल्स कितने। तो मैं समझता हूँ कि मेरे जो गोल्स हैं वो पर्सनल से ज़्यादा सोशल हैं। तो जब आप पर्सनल गोल्स रखते हैं तो फिर वो समझते हैं आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप अमीर हैं तो अपने लिए हैं, तो समाज को आप क्या दे रहे हैं, सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, सोसाइटी को क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं कि जब वो खुद भी अर्न कर रहे हैं और लोगों को भी अर्न करना चाह रहे हैं। तो मेरा यही कंसेप्ट है और मैं ये समझता हूँ कि जो मेरे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो लोग आ रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज़ आ रही हैं छोटी मोटी, तो वो जब उस पे आती हैं और जब वो एक दूसरे से लर्न करते हैं या उनकी कोलैबोरेशन होती है, बिज़नेस कोलैबोरेशन जिसको हम B2B कहते हैं, बिज़नेस टू बिज़नेस कोलैबोरेशन, तो जब वो होती है तो मुझे खुशी होती है इस चीज़ को देख के, और यही मैं अचीवमेंट समझता हूँ। अगर मैं अपनी कंपनी से अगर जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ तो मैं उसको अचीवमेंट नहीं समझता, वो शायद रिवार्ड है मेरे लिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका रिवार्ड मुझे मिल रहा है। बट मुझे जो खुशी होती है इसलिए जब कम्युनिटी पे मैं काम करता हूँ, जब हमारे यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और ये बड़ा अच्छा है कि आप एक आइडेंटिफाई करते हैं किसी प्रॉब्लम को और उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। जैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि नेटवर्किंग इज़ एन इशू इन पाकिस्तान, सो आपने उस पर काम किया। वरना नॉर्मली हम ये देखते हैं कि आप इशू ही हाईलाइट करते हैं, आप उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे। हमारे जो बड़े मसले हैं ये हाईलाइट कर रहे थे। अच्छा, ये जो बाकी कंपनीज आपके नेटवर्क में आपके साथ जिन्होंने कोलैबोरेट किया हुआ है, उनमें कितने यंगस्टर्स हैं CEOs? आई एम वेरी प्राउड टू से 60% आर बिलो द 30। ओके। और इट्स अ साइन ऑफ अ यूथ कि हम यहाँ सुनते हैं कि पाकिस्तान में नेगेटिविटी आप सुनते हैं ना, यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, क्या नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो बंदा पाकिस्तान में सेटल नहीं हो सकता वो कहीं नहीं हो सकता। पाकिस्तान में आपके पास इतनी इंडिपेंडेंस है इन टर्म्स ऑफ बिजनेसेस। आप जाएँ KSA के अंदर, आप दुबई के अंदर जाएँ, बिज़नेस रजिस्टर करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान में कितना ज़्यादा फैसिलिटी है बिज़नेस रजिस्टर करने में। और यहाँ पे लोग पॉजिटिविटी को कम डिस्कस करते हैं। आई थिंक सो कि इस टाइम पे जो पाकिस्तान की यूथ है दैट इज़ डूइंग अमेजिंग वर्क।
अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सबूत ये है कि हमारी जो इतनी भी 5000 कंपनीज़ का नेटवर्क है उसमें से 60% जो कंपनीज़ हैं उनके ऑनर्स जो हैं वो 30 से बिलो हैं। माशाल्लाह। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा कहा, मुझे पॉजिटिविटी थी आपके इस जवाब में, लेकिन उससे पहले जब आप भी गुफ्तगू कर रहे थे कि मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर, लेकिन मैं एक बात करूँ कि हमारे ना समहाउ हमारे अंदर ये चीज़ आ गई हुई है अपनी गुफ्तगू में। नहीं, पाकिस्तान है ना, यहाँ पे ये मसला है, पाकिस्तान है ना, यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ का ये माहौल नहीं होता, यहाँ पे ये इशू। लेकिन मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने ठीक है वो इशू वो हाईलाइट किया, लेकिन साथ ही आपने सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखी और सोल्यूशन पर काम भी किया और आप बात भी करें। पर नॉर्मली हम ये देखते हैं कि नहीं होता ये, हम इशूज़ पर ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, ये नहीं, ये यहाँ पर तो ये होता ही नहीं, यहाँ पर तो ये हो ही नहीं सकता, यहाँ पर तो ये फलाना इशू है, यहाँ पर ये मसला। सो ये जो हमारे यूथ के अंदर ही, ठीक है आपके सामने एक बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं, सीईओज़ हैं, कंपनीज हैं, चला रहे हैं, अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम ये जो हमारा माइंड सेट है कि पाकिस्तान है ना जी, इसको कैसे चेंज किया जाए? अच्छा, ये जो माइंडसेट है इसको मैं पुअर माइंडसेट कह सकता हूँ कि आपका माइंडसेट जो है ना, आप कहीं भी हैं, ठीक है, जैसे आपके पास टैलेंट है ना, यू कैन प्रूव दैट। अगर आप किसी भी कंट्री में हैं, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में चले जाते हैं, जिसको हमारी यूथ ड्रीम करती है कि वहाँ हम जाएं, अगर वहाँ पे आप जाएंगे तो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। जब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं करेंगे ना, तो आपको जॉब भी नहीं मिल सकती। बिज़नेस दूर की बात है ना, बिज़नेस करना तो बहुत एडवांस लेवल की बात है, तो वहाँ पे जॉब भी नहीं मिल सकती। तो पाकिस्तानी मेंटालिटी जो यूथ की पहले थी, जो अब है, उसमें फ़र्क है, ठीक है। अब यूथ बिज़नेस करना चाहती है, हर बंदा कुछ ना कुछ करना चाहता है, और इसके पीछे मैं समझता हूँ कि जो इंटरनेट है उसने बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार अदा किया है। कि जो टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, एआई है, अब यूथ इसकी तरफ आना चाह रही है। उनको पता चल गया है कि हमारा गोल क्या होना चाहिए, हम कैसे अर्न करेंगे, हमारी मुल्क की कैसे ग्रोथ होनी है, हमारी कैसे ग्रोथ होनी है। तो ये एक पॉजिटिविटी जो है यूथ के अंदर एक लहर आ रही है थ्रू द टेक इंडस्ट्री। आई थिंक ये बहुत एक पॉजिटिव अप्रोच है आपकी, एंड आई एम श्योर इतने सारे यंगस्टर्स जब भी हमें देख रहे हैं जो कहते हैं कि हम अपना काम करना चाहते हैं, ये उनके लिए मोटिवेशन है। जो जितनी कंपनीज आप लोगों के साथ अटैच हैं वो सब टेक बेस्ड ही है या वो कोई भी हो सकता है? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्तलिफ जो कंपनीज़ की नीशेज़ होती हैं, चाहे आपकी एजुकेशन है, हेल्थ है या टेक है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑनिंग ऑल ऑफ देम। तो उसमें हर तरह की कंपनीज़ हैं। अभी मैं देख रहा था कि एग्रीकल्चर की भी काफ़ी कंपनीज हमारी तरफ आई हैं और उनको भी लीड यंगस्टर्स कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान में सिर्फ टेक पे काम नहीं हो रहा, हेल्थ केयर के अंदर, एजुकेशन के अंदर। अगर आप प्रिंसिपल्स को देखेंगे तो एक दौर था कि आपके 60+ लोगों के एज में प्रिंसिपल्स आपको मिलते थे, तो अब वही लोग प्रिंसिपल हैं जो एडवांस लेवल की एजुकेशन के साथ पढ़ें। अब की एजुकेशन में और पुरानी एजुकेशन में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। जब विंडोज़ का जो टाइम था, अब तो बहुत दुनिया एडवांस हो चुकी है। तो आई थिंक सो कि वही लोग अब लीड करने जब लगे हैं, यूथ जब लीड करेगी तो पाकिस्तान तभी बदल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह के जो पाकिस्तान की आईटी है या जो बाकी चीज़ें हैं, और इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि जितना भी डॉलर्स हैं या जितनी भी जो करेंसीज़ हैं जो पाकिस्तानी अर्न कर रहे हैं डिफरेंट इंटरनेशनल मार्केट्स में, वो हर साल इंक्रीज़ करती हुई जा रही हैं। और हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स इस टाइम पे टॉप पे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, शायद आप इस चीज़ पे हैरान होंगे कि पाकिस्तान की जो फ्रीलांसर्स हैं या जो पाकिस्तान के वो नौजवान जो इंटरनेशनल मार्केट्स में काम करते हैं, वो इंडिया से ज़्यादा कमा रहे हैं और हम इंडिया से ज़्यादा आगे हैं। ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है मेरा ख्याल है। और लेकिन वॉल्यूम में तो बहुत फ़र्क है। वॉल्यूम में भी फ़र्क नहीं है। अच्छा। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स और पाकिस्तानी जो जितने भी हमारी सॉफ्टवेयर टेक इंडस्ट्रीज़ हैं, हालांकि उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा है। अच्छा। बट इस टाइम पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हमारी टॉप पे जा रही हैं पूरी दुनिया में टेक की, वो पाकिस्तान की जा रही हैं। अच्छा, मैं इस पर सिर्फ एक ये बात कहूँगा कि हमें कम्पीट अपने आप से ही करना है जी, जी, अपना ही बेहतर वर्जन आगे लेकर जाना है। वो चाहे खित्ता है, वो चाहे दुनिया, ठीक है, इट्स अ ग्लोबल विलेज, बट आई स्टिल से कि एज एन इंडिविजुअल, एज अ कंपनी, एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, हमारा कंपटीशन अपने आप से होना चाहिए। अपना बेहतर वर्जन हर साल, हर महीने, हर दिन अपना बेहतर वर्जन लेकर आना है और प्रोडक्टिविटी को बेहतर करना है। ये ज़्यादा अच्छी अप्रोच भी होती है। ये मेरी ज़ाती राय है कि अपने आप से कम्पीट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम एग्जाम्पल्स अक्सर देते हैं, लेकिन हर मुल्क के डायनामिक्स डिफरेंट हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट है। मैं सिर्फ पड़ोसी मुल्क की बात नहीं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। डायनामिक्स चेंज होते हैं। सो ये अच्छी बात है कि पाकिस्तानी यूथ, चुके देखें जो यूथ बल्ज पाकिस्तान का है, बहुत कम मुल्कों का ये यूथ बल्ज होगा, तो ज़रा हमें उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसीज़ बनाना, उनके अकॉर्डिंगली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और उनका इसी तरह से आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो भी रहा होता है। अच्छा, जो कंपनीज आपके साथ हमने कहा, हेल्थ भी है उसमें, एग्रीकल्चर भी है उसमें, और डिफरेंट कंपनीज़ हैं, कोई एग्जांपल अगर देना चाहें कि अच्छा ये कंपनी थी, उसकी पहले ग्रोथ ऐसे हो रही थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर नेटवर्क उस ज्वाइन करने के बाद उनकी ग्रोथ बहुत बेहतर, उसमें क्या किया, किस तरीके से बेहतर हुई वो? अच्छा, एक बिजनेसमैन जो होता है ना, वो बॉस नहीं होता, वो एक लीडर होता है। होना भी यही इंटरनेशनल कंपनीज़ के अंदर वो अपने आप को बॉस नहीं कहेगा, वो कहता है आई एम द लीडर ऑफ दैट कंपनी। तो जब बिज़नेस के अंदर लीडरशिप आ जाती है,
उसका बड़ा अहम रोल होता है किसी भी बिज़नेस के अंदर। जब आपका सीईओ आपकी किसी प्रॉब्लम को समझ रहा है या उस आपके सीईओ को पता है कि मेरी कंपनी की डायनामिक्स क्या है, मैंने किस जगह काम करना है, मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जब आप कहीं बैठते हैं तो आपको आइडिया होता है कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। कुछ कंपनीज़ की मार्केटिंग अच्छी नहीं हो रही होती, कुछ कंपनीज़ का एचआर अच्छा नहीं होता, मतलब उनकी जो रिक्रूटमेंट होता है, सेटअप होता है वो अच्छा नहीं होता। तो जब वो बैठते हैं, उनको इश्यूज़ नज़र आते हैं बिज़नेस कम्युनिटी से, तो उनको आइडिया होता है हाँ हम यहाँ पे लैग कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो उनको मिल रही है हमारे प्लेटफॉर्म से वो बिज़नेस लीडरशिप है। तो बिज़नेस लीडरशिप हमेशा उसी इंसान को मिलती है, उसी बिजनेसमैन को मिलती है जिसकी लाइफ एक बिज़नेस के अंदर गुजरी होती है। तो जब आपको बिज़नेस लीडरशिप मिलती है तो आपको समझ आता है कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं कहाँ स्टक हो रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे खुशी भी होती है कि मैं एक ग्रुप के सीईओ से मिला जिनका बहुत बड़ा ग्रुप है यहाँ पे, मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेना भी नहीं चाह रहा, बहुत बड़ा नाम है उनका। तो उन्होंने आके मुझसे ये पूछा कि मैं ना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करना चाहता हूँ अपने बिज़नेस के साथ, तो आप मुझे मेंटोरशिप दें। तो दैट वाज अ ऑनर फॉर मी कि इतना बड़ा ग्रुप है, वो मुझसे आके ये चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि हम इन चीज़ को ऐसे करना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ है कि जो हमारा एक चीज़ हम इसको लेके चल रहे होते हैं, तो लोगों को जो ये चीज़ें मिल रही होती हैं, बिज़नेस लीडरशिप मिल रही होती है, मेंटोरशिप मिल रही होती है, तो उसके बाद जो उनकी कोलैबोरेशंस होती हैं तो वहाँ से उनका रेवेन्यू मॉडल अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल आपकी कोई ऐसी कंपनी है, आप समझ रहे हैं कि मैं वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहा, आपके साथ मैं कोलैब करके करता हूँ, तो इस तरह की हज़ारों अल्हम्दुलिल्लाह भी एग्जांपल्स हो चुकी हैं कि जब वो कोलैबोरेशन करते हैं किसी मॉडल के ऊपर, तो वो जो रेवेन्यू होता है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो जब रेवेन्यू शेयर करते हैं तो कंपनी के अंदर रेवेन्यू ज़्यादा जाता है। तो हमारा जो मोस्टली पार्टनरशिप्स होती हैं वो IT फर्म्स करती हैं आपस में एक दूसरे के साथ। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो इसमें एक एग्जांपल ऐसी है कि हमारा एक 18 साल का CEO है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो नेटवर्थ है वो बहुत अच्छी है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में भी वो पहुंच रहा है। अच्छा, 18 साल का है और उसकी जो नेटवर्थ है $1 मिलियन में है, नॉट PKR। चलिए ये बड़ी ज़बरदस्त आपने एक एग्जांपल दिया। 18 साल में $1 मिलियन। हमें पता नहीं होता था ID कार्ड बनाने के लिए हमें कहाँ पर जाना है, एनी हाउ, बट बड़ा अभी भी कुछ लोगों को नहीं पता होता। बड़ी अच्छी बात है कि यूथ हमारी इतना जो है वो एक्सेल कर रही है। अच्छा, क्या ये नेटवर्क ज्वाइन करने के लिए डू दे हैव टू पे सर्टेन अमाउंट? बिकॉज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने भी इवेंट्स करने होते हैं जिसमें नेटवर्किंग इवेंट्स एंड ऑल दैट, हाउ डू यू मैनेज दैट? अच्छा, इसमें ना हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, ठीक है। एक कम्युनिटी हमारी बिजनेसमैन्स है जिनके पास सरमाया है, हर चीज़ है, ठीक है। एक वो कम्युनिटी है जो स्टार्टअप्स ऑनर्स हैं, जिनके पास सरमाया नहीं है, जिनके पास मेंटोरशिप नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। उनके पास एक प्लेटफॉर्म है हमारा एक यूथ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, हम उनको उसमें लाते हैं। और सबसे पहली कोशिश ये होती है कि लोगों को बिज़नेस के बारे में बताया जाए, जो आप कर रहे हो वो कैसे करना है। तो उसमें एक हमारी एक और भी अचीवमेंट है कि हम जितनी CEOs जो इंटर्नशिप्स देते हैं और इसके साथ जॉब्स होती हैं, हम कोशिश करते हैं पहले उनको वहाँ पहुँचाया जाए। मतलब जैसे कंपनी में जॉब्स आ रही हैं, इंटर्नशिप्स आ रही हैं, तो हम वहाँ उन कंपनीज़ के साथ रखते हैं कि आप 1-2 साल काम करें, बिज़नेस सीखे तो सही। आपको बिज़नेस ही नहीं आ रहा, आपको उसकी फाउंडेशंस नहीं आ रही, हाउ यू विल मैनेज दैट? तो जब आप बिज़नेस सीख लेंगे उसके बाद आप अपना बिज़नेस शुरू करें। तो उस सिनेरियो के अंदर वी डोंट चार्ज एनीथिंग। उसके साथ मैं अपनी एक NGO रन कर रहा हूँ 2018 से, तो उसके ऊपर मेरा एक काफ़ी फोकस रहा है यूथ के ऊपर। तो उसका भी तकरीबन मेरा 50,000 प्लस का नेटवर्क है पाकिस्तान में। तो पहले मैंने यूथ पे काम करना शुरू किया, जिन मैंने ऐसा कि एंटरप्रेन्योरशिप के इतने इश्यूज़ हैं, देन उसके बाद मैंने ये CEOs का नेटवर्क बनाया। तो बेसिकली ये सारा इसका ये प्रोसीजर है। तो जो CEOs की कम्युनिटी है तो उसके लिए ऑब्वियसली हमारे पास एक अलग क्राइटेरिया है, और जो यूथ की है उसके लिए एक अलग क्राइटेरिया। वुमेन लेड कंपनीज कितनी नज़र आई हैं आपको, कितनी आपके इस ग्रुप में, इस नेटवर्क में आपको नज़र? बिकॉज हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि हमारी ख़वातीन ठीक है आगे आ रही हैं, बट जिस तरह पॉपुलेशन में उनका एक हिस्सा है उस तरह से हमें वो नज़र नहीं आते डिफरेंट फील्ड्स में। अच्छा, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में इशू है। अगर हम इश्यूज़ पे, जिस तरह आपने भी बात की, इश्यूज़ पे बात करेंगे तो हज़ारों इश्यूज़ हैं। लेट्स थिंक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा। तो उसमें अगर हम बात करें तो अभी वुमेन का जो एक कल्चर था कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए, पहले तो क्वेश्चन ये होता था ना जॉब भी करनी चाहिए, नहीं, अब वो चीज़ें नहीं है। तो हमारा जो पूरा नेटवर्क है, वेरी सॉरी टू से कि वो 20% वुमेन है उसके अंदर, पूरे नेटवर्क के अंदर 20% है, बट इट्स ग्रोइंग। अब वुमेन की जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो अलग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे उनकी काम अलग हैं, वो कंपनीज़ की प्रेफर नहीं करेंगे, वो इंडिविजुअल काम करना पसंद करती हैं मोस्टली। तो वो इंडिविजुअल इसलिए, वो कंपनीज़ की CEOs जो है ना वो कम है,
बट इंडिविजुअली माशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं हर अपने अपने सेगमेंट के अंदर। जैसे फ्रीलांसिंग है, फ्रीलांसिंग है मतलब आप घर बैठे हुए हैं, आप यूएसए के अंदर किसी जॉब में किसी कंपनी यानी में काम आपको कर रहे हैं। कंपनीज में नजर आ रही हैं, लेकिन लीडरशिप रोल्स में कम लीडरशिप नजर आ रोल्स रही में हैं। बहुत कम है, अभी इस चीज़ पे काम करना चाहिए। और अगर हैं भी तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत कम है, तो अभी हमने इसको इंक्रीज़ करना है। इस वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करते हैं। जो हमारे पास ऐसी फीमेल्स हैं जो काम कर रही हैं, उनको उन लोगों के साथ, उन फीमेल्स के साथ मिलाते हैं जो यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, ताकि वो उनसे मेंटरशिप ले सकें। और ये जो बैरियर हैं वुमेन सोसाइटी बैरियर, उससे क्रॉस करके जो है वो अपने बिजनेसेस भी कर सकें। और क्योंकि बिज़नेस अब ऑनलाइन हो चुका है, अब ऐसा नहीं है आपने दुकान खोलनी है या ऑफिस खोलना है तो आपका हाँ, बिजनेस उस तरह के आपको फिजिकल सेटअप्स बहुत कम चाहिए, बहुत कम चाहिए अब आपको। somehow। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा वहाब, इस वक्त यूथ हमें देख रहे हैं, हम चाहेंगे लास्ट में ज़रा मैसेज दे दें हमारी यंगस्टर्स को जो आना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं, पहला स्टेप किस तरह से ले सकते हैं? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने शुरू कैसे करना है, क्योंकि आपकी शुरुआत से ही पता चलता है कि आप कौन है। यहाँ पे शॉर्ट मनी का जो सोच है ना कि हम एकदम से अमीर हो जाएं, ये कल्चर इंक्रीज़ होता जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया का जो एक रॉन्ग पर्सपेक्टिव है जो लोग आके उनको बता रहे होते हैं, जैसे यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो उनको ऐसे स्कैम्स की तरफ लेके जा रहे हैं और वो स्कैम्स का हिस्सा बन रहे हैं और वो समझते हैं कि हम एक मंथ के अंदर इतना कमा लेंगे। ऐसा नहीं है, शॉर्ट में कोई बंदा अमीर नहीं हो सकता। अगर आप हो रहे हैं तो हलाल भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। देयर आर लॉट ऑफ वेज कि आप उसके थ्रू पैसा तो कमाएंगे, दैट इज़ नॉट हलाल। तो सबसे पहले ये चीज़ मत भूलें कि पैसा जो बना रहे हैं वो हलाल हराम का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखें मुस्लिम। और सेकेंडली शॉर्ट वेज की तरफ मत जाएं। जितनी जल्दी आप ऊपर जाएंगे इतनी ही जल्दी आप पटक के ज़मीन की तरफ लगेंगे वापस। तो हमेशा जो सक्सेस होती है वो ग्रेजुअली ऊपर जाती है। अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरी अभी जर्नी 8-10 साल की हो चुकी है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, अभी भी मैं समझता हूँ मैंने कुछ भी नहीं सीखा। तो आपके अंदर ईगर होनी चाहिए लर्न करने के लिए। अपने छोटे से भी सीखें, अपने बड़े से भी सीखें, हर बंदे से सीखने की कोशिश करें और सोसाइटी की नेगेटिविटी से दूर होकर अपनी पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें और उनसे चीज़ें सीखें जो आपको कहते हैं कि आप कर सकते हो। जो आपको कहते हैं आप नहीं कर सकते हो, आप उसके पास बैठें भी ना। और ऐसे स्किल्स सीखें जिनसे आप अमीर हो सकते हैं। स्किल्स हमेशा इंसान को अमीर बनाती हैं। स्किल्स सीखें, बहुत सारी स्किल्स हैं, आप इंटरनेट पे रिसर्च करें कि अच्छी स्किल्स के हैं, एआई के अंदर जाएं, बहुत सारी डिजिटल स्किल्स हैं वो सीखें और छोटे से शुरू करें। इंशाल्लाह फिर ग्रेजुअली आपका जो काम है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएंगे और वन डे यू विल बी द नॉट ओनली द सीईओ, इसके साथ साथ आप 15 या 20 लोगों के साथ उनको उनके घर वालों को रोज़गार भी दे रहे होंगे। बिल्कुल, आप जॉब क्रिएट कर रहे होंगे, जॉब क्रिएट कर रहे होंगे और आप अपनी कम्युनिटी के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होंगे एज अ बिजनेसमैन। और एट द एंड आप अपने मुल्क को आगे लेकर जा रहे होंगे। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और जो आपने बात की ना कंपनी, वाकई देखें ऐसे तो नहीं कहा जाता ना कि कंपनी मैटर्स, तो वो कंपनी बहुत मैटर करती है कि आप किस तरह के लोगों में बैठ रहे हैं, किस कम्युनिटी में आपका कनेक्शन है, कहाँ पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अपने ही आसपास, अपने ही फैमिली में, अपने ही दोस्तों यारों में भी आप ये देखें कि अच्छा कंपनी क्या है सबकी और गाइड किया करें कि वो पॉजिटिव कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो कि आपको ग्रो करने में आपको सपोर्ट करे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, कौमी टेनिस प्लेयर तलहा वहीद आज राइजिंग पाकिस्तान के मेहमान हैं। और अभी इस महीने की अगर बात की जाए तो वो गिनीज जो बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका जो ऑफिस है उसका दौरा भी करेंगे, वहाँ पर वो विज़िट करेंगे। लेकिन अब आपको बताते चलें कि उन्होंने रिकॉर्ड क्या कायम किया है जी। तलहा ने 1 मिनट में ज़्यादा टेनिस सर्विसेज करने का आलमी रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है। इसमें 1 मिनट में इन्होंने 59 सर्विसेज, इसका इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया है जी। नहीं मुझे नहीं पता, बस 59 होते हैं। You were about to say it right? हाँ बस वही 59। अच्छा, रिकॉर्ड भी अपना ही तोड़ा तलहा ने वैसे। हाँ, सो ये बड़ी ज़बरदस्त एक बात है। एंड देन जॉब के साथ मैनेज करना, प्रोफेशनली लेकर चलना है एंड देन रिकॉर्ड बनाना, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आपकी मुलाकात करवाते जी तलहा वहीद से। अस्सलाम वालेकुम तलहा, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, आप लोग ठीक हैं? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हमारी तरफ से, राइजिंग पाकिस्तान की तरफ से, बिकॉज जब भी कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है तो हम ये नहीं कहते कि किसी इंडिविजुअल का रिकॉर्ड है, ये ऑब्वियसली वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होती है। जी बिल्कुल। एक्चुअली ये जो रिकॉर्ड था पहले जॉन पेरी साहब का, जो कि अमेरिकन थे और उन्होंने 42 सर्व की थी इन अ मिनट। अच्छा। और फिर उसके अगेंस्ट हमने जब इसको अटैम्प्ट किया तो हमने इसको 59 पे क्लोज किया।
अच्छा, मुझे लगा आपने अपने रिकॉर्ड तोड़ा था। नहीं नहीं, अच्छा आपने उनके तोड़ा है रिकॉर्ड, फिर ठीक है। तो इस तरह से ये भी एक बड़ा प्रोग्रेटिव है कि क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ऑलरेडी उनके पास बड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उन पर फाइनेंस के सोशल अदर बैरियर्स बड़े कम होते हैं। हमारे यहाँ ये काफ़ी ज़्यादा मामला होते हैं, इसलिए हमारे इन ममालिक में जो कि हम स्ट्रगलिंग कंट्रीज़ जिनको या डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं, इस पे थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास कम होती हैं, तो लोग ज़्यादा अपने फाइनेंस वगैरह में बिजी रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता और इसलिए हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कम बनते हैं। मगर अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि ये जो बना है, और टेनिस में ये पाकिस्तान का पहला रिकॉर्ड है जो लॉन टेनिस में बना। लॉन टेनिस इज़ अ प्रॉपर गेम, आपको पता है दुनिया में बड़ी पॉपुलर गेम है, तो इसमें अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। आप कितना टाइम दे रहे हैं लॉन टेनिस को? जी, मेरी तो पूरी फैमिली टेनिस से में है। मैं और मेरे तमाम तीनों बच्चे जो उनसे कम से कम एक मरतबा नेशनल चैम्पियन ज़रूर हैं माशाल्लाह। और जो मेरा बेटा अबू बकर है वो तो ही इज़ मल्टीपल टाइम्स नेशनल चैम्पियन एंड करंटली ही इज़ पाकिस्तान के अंडर 18 का वो चैम्पियन है और हम उसको इंशाल्लाह एस्पायर कर रहे हैं कि वो ग्रैंड स्लैम के लिए जाए और ओलंपिक के लिए पाकिस्तान उसकी तैयारी चल रही है। जी बिल्कुल, हम उसको काफ़ी ज़्यादा काम। सो बच्चों को भी ज़ाहिर है इस तरफ रुझान लेकर आए हैं आप, जब फादर का फोकस होगा ज़रा हम देखेंगे बच्चे भी नेचुरली उस तरफ जाते हैं। बचपन से देख रहे थे ना कि अब्बू सुबह सुबह या फॉर दैट मैटर दिन के किसी भी हिस्से में रेडियो के जा रहे हैं तो वो कहते हैं बस ठीक है हमने भी जाना है साथ और के घर साथ में जाते हैं। डिस्कशंस भी ऑब्वियसली इस तरह हो रहे हैं तो बच्चों का रुझान ऑटोमेटिकली जो है वो उस तरफ जाना शुरू हो जाता है। अच्छा, थोड़ा सा इस रिकॉर्ड के बारे में हमें मज़ीद बताइएगा, क्यों आपने सोचा कि मैंने यही रिकॉर्ड तोड़ना है, नंबर 1? दूसरी बात ये कितना मुश्किल था ये आपके लिए? जी, ये असल में ना मैं क्योंकि टेनिस में मेरे इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा है तो मैं कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ टेनिस के अंदर। तो उसमें यह है कि एक दिन मैं ये स्क्रॉल कर रहा था तो गिनीज़ का रिकॉर्ड उसके अंदर मैंने देखा तो ये मुझे थोड़ा सा उसने मुझे टेम्पटेशन दी कि मैं इसके लिए जा सकता हूँ। फिर एक पूरी टीम की तरह हम काम करते हैं, उसमें मेरे कोच और मेरे भतीजा जो मैं मोहित मकबूल है उसने बड़ा मेरा हेल्प आउट किया कि क्योंकि इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि गिनीज़ वाले के साथ जब पहले वो आपको अलाउ करते, पहले आप अप्लाई करते हैं, फिर वो आपको अलाउ करते हैं, फिर एक वो पूरी गाइडलाइन भिजवाते हैं। उस गाइडलाइन के मुताबिक प्रॉपर उनके जो फ्रेम्स वगैरह लगा करके आपने अटैम्प्ट करना होता है अंडर द सुपरविजन ऑफ जो जजेस होते हैं, उनके सारे टाइम मॉनिटर, काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फिर जा करके ये आप अटैम्प्ट करते हैं, फिर दोबारा आप उनको भिजवाते हैं, फिर वो उसको करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ओके, अच्छा आजकल वैसे टेनिस से ज़्यादा तो पैडल टेनिस का रुझान नज़र आ रहा है हमें, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इट्स एवरीवेयर। हर मुल्क में हम देख रहे हैं पैडल टेनिस का रुझान है, कोर्ट्स बने हुए हैं उसके, तो आप भी खेल रहे हैं पैडल टेनिस? जी, ये बड़ा आजकल बड़ा इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है। और पैडल देखें, जब से आप लोगों ने भी माशाल्लाह से होश संभाला होगा तो ये पहली गेम दुनिया में एक नई गेम हमारे सामने आई है। इससे पहले कोई आपने और इतनी पॉपुलर हुई है ये जिसकी के इंतहा नहीं, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू प्ले पैडल एज़ कम्पेयर टू टेनिस। टेनिस में बॉल कंट्रोल करने में आपको 3-4 महीने लग जाते हैं अगर इफ यू स्टार्टर। ठीक, तो इसमें चूँकि थोड़ा सा ईजी टू प्ले है, बच्चे भी, और फैमिली इन्वायरमेंट है। और आपने ठीक कहा कि दुनिया में इस वक्त ये बड़ी पॉपुलर जा रही है और यूरोप के कुछ ममालिक में सॉकर के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम पैडल बन गई है। तो ये एक कुदरती है और कुछ इसका मैकेनिज्म वैसे डेवलप हुआ है कि अगर आप कोर्ट को बुक करते हैं तो उसके भी कुछ चार्जेस वो उन्होंने ऐसे बनाए हैं। तो टूर्नामेंट्स पर टूर्नामेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इस वक्त भी लाहौर में भी टूर्नामेंट हो रहा है, इस्लामाबाद में कुछ होते रहते हैं। तो ये पाकिस्तान में भी 3-4 सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा चल रहा है और बड़ी तेज़ी से बहुत रैपिडली इसके ऊपर जो कोर्ट्स बन रहे हैं ऑन डेली बेसिस। तो मेरा ख्याल है कि आप ठीक कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है आजकल। जी, आप खुद भी इंजॉय करते हैं? जी, मैं अक्सर ऐसा होता है ना कि आप कहते हैं नहीं मैं नहीं खेलूंगा, मेरी अपनी टेनिस की गेम ख़राब हो जाएगी। जी जी बिल्कुल, ये बात ठीक है, क्योंकि जो जिस तरह मैंने अबू बकर की बात की अपने बेटे की, उसको हमने बिल्कुल मना किया हुआ है एज ऑफ टुडे, क्योंकि थोड़ा उसके आपके बैक ऑफ माइंड जाता है। मगर टेनिस प्लेयर को एडेड एडवांटेज तो है पैडल खेलने का, और जितने लोग अभी अच्छा कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा नंबर है जो कि ऑलरेडी टेनिस से ही कन्वर्जन जिनका पैडल में, जो कि पाकिस्तान में इसमें टॉप पे हैं। ओके, या वो टेबल टेनिस का भी अच्छा प्लेयर है तो वो भी पैडल टेनिस अच्छी खेल रहा है? जी बिल्कुल, स्क्वॉश का भी है तो वो अच्छा खेल रहा है, और लॉन टेनिस का तो वो तो खेल रहा है। आपने सलीम कभी सोचा है पैडल टेनिस खेलने से? नहीं, मैंने सोचा है, सोचने में क्या हर्ज है, सोचा तो मैंने बहुत दफ़ा है लेकिन मैंने खेला कभी नहीं है। सोचने में क्या, देखिए हर एक का अपना इंटरेस्ट होता है तो वो भी एक चीज़ मैटर करती है, बट आई डू सपोर्ट के हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ जाना चाहिए, ये हेल्दी गेम्स है, सो दैट आप फिजिकली एंड मेंटली फिट रह सकें। सो मैं प्रमोट ज़रूर करती हूँ, बट मेरे जैसे और बहुत से लोग होंगे, आई एम जस्ट बीइंग रियलिस्टिक, और मेरे जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। नहीं, मैं क्वेश्चन देखिए, लड़कियां ना उस तरह से नजर नहीं आ रही। नहीं, इतनी लड़कियां नजर आती है शोएब पैडल में तो काफ़ी है, पैडल में तो मतलब मेरा इनफैक्ट मेरा अपना सर्कल जो है उसमें हर दूसरी लड़की का। मैं गलत स्लॉट में जा रहा हूँ। नहीं, वो बड़ी अच्छी, आपको ग्रुप चेंज कर लेना चाहिए वैसे। लड़कों के इंटरेस्ट पे ज़रा ज़्यादा। नहीं,
नहीं अच्छा, एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि वहाँ पे 2 स्पेसेस थी, तो एक में तो थी लड़कियाँ, बट जनरली जब मैं गया तो वहाँ पे लड़के ही थे। पैडल जो है ना, इट इज़ मोर फैमिलीज़ की गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है, और इस लिहाज से इसमें 3-4 चीज़ें ऐसी बाय डिफ़ॉल्ट हो गई हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर हो गई, जिसमें कि एक फैमिली, फीमेल, इजी टू प्ले और एनवायरनमेंट, और शाम के टाइम ज़्यादा गेम होती है, तो उस लिहाज से ये काफ़ी इसलिए नहीं इजी टू प्ले तो नहीं, मतलब लड़कियां हमारी वैसी स्पोर्ट्स में बहुत आगे हैं। बट एज कंपेयर टू टेनिस, अगर मैं उसको रिलेट करूँ ना, तो हाँ, उस तरह वो लड़कों के लिए भी उस जी दोनों के लिए, अदरवाइज तो हम लॉन टेनिस तो बहुत टफ लगता है। आजकल तो हमने देखा कि हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, तो तारक साहब, वो भी रात को लेट नाइट पैडल टेनिस खेल रहे होते हैं। सो देखिए, अपने लिए वक्त निकालना और ऐसी एक्टिविटी की तरफ जाना जिसका एक ट्रेंड भी है, इट्स वेरी नाइस। तो हम सबीन को भी एक दिन देखेंगे इंशाल्लाह। वो दिन आएगा, और जिस दिन वो दिन आएगा उस दिन मैं वो वीडियो लाऊंगी, और मेरा राइज़ पाकिस्तान में जो शो होगा उसको बुलाऊंगी, तलहा साहब को यहाँ पे बिठाएंगे और वो बताएंगे कि मेरी गेम कैसी है। वो वक्त आए, कब आएगा वो इंशाल्लाह जल्द आएगा। 2026 में ऐसा होगा। 2026 व्हाई नॉट सबीन, राइजिंग पाकिस्तान की टीम का एक हम स्लॉट लेते हैं और जाते हैं और सब खेलते हैं पैडल। प्लीज जाएं। ये मसला है, मैं वीडियो देखूंगी, मतलब मैं रिकॉर्ड में, मतलब कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जो ऑडियंस में हो, इम्पोर्टेंट है बहुत, हूटिंग के लिए, इनकरेज करने के लिए। हाँ, ये भी हो सकता है। ऐसा ही है ना, क्योंकि सब खेलने लग जाएंगे तो फिर इनकरेज कौन करेगा? सब भी मैदान में होंगे, सब खेल लो, अच्छी बात है। तमाशाई भी होने चाहिए। ओके, ठीक है, ऑडियंस आई मीन। हाँ, की बात है। अच्छा, तलहा, टेनिस के हवाले से मजीद अगर बात करें, क्या मज़ीद इक़दाम लेने चाहिए कि उसको फ़रोग़ दिया जा सके? क्या स्टेप्स हैं जो अब आपको लगता है कि अब 2025 में लिए गए, 2026 में मज़ीद बेहतरी आ सकती है? अच्छा, टेनिस में ना अभी जब से एसामुल हक कुरैशी ने इन्होंने टेक ओवर किया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन, तब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है और बड़ा क्विकली हो रहा है। अभी रिसेंटली एक ATP चैलेंजर टूर्नामेंट यहाँ पर हुआ, जो कि इससे पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ था। तो यंगस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, और ऑलरेडी हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि टेनिस पे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, और आने वाले दिनों में ये मज़ीद गेम उभर के सामने आएगी, और आप देखिएगा कि मज़ीद इसमें आने वाले सालों में बेहतर होगा। लेकिन अभी भी एज ऑफ टुडे भी वी आर ऑन अ वेरी राइट ट्रैक, आई मस्ट से। ओके, नहीं अच्छे उसमें पेस पे हम चल रहे हैं, हमें ज़्यादा स्पेसेस नज़र आ रही हैं अब डिफरेंट गेम्स की, लेकिन स्पेसिफिक अगर हम टेनिस की बात करें तो आ रही हैं। थोड़ा सा अबू बकर से मुतालिक मज़ीद बताएं कि उनकी तैयारी कैसे करा रहे हैं आप ग्रैंड स्लैम के लिए, उसकी तैयारी का क्या रूटीन है? जी, हमारा वो तो फुल टाइम एक जॉब होती है जिसमें आपने बच्चे को प्लेयर बनाना है। सुबह उठकर पहले उसके सेशंस होते हैं, फिर उसके पहले आपने प्रॉपर्ली सुबह के टाइम एक सेशन करना है। उसमें आजकल एसामुल हक भी उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करवा रहे हैं अपने साथ, और जो मेरे बड़े भाई महबूब साहब उनके कोच भी हैं, वो भी साथ में उनको देखते हैं। और उसके बाद फिर शाम के टाइम आपका अपना क्लब गेम होता है, और उसके दौरान फिर आपने मॉर्निंग टाइम या उससे अर्ली या उससे बाद आपका फिजिकल भी आपने करना होता है। तो ये 3 चीज़ें आपने ज़रूर करनी है, फिजिकल भी, फिर अपनी सिंगल्स की प्रैक्टिस, फिर अपनी एक लेयर गेम की। तो दिन में तकरीबन 6 घंटे आपको ज़रूर लगाने पड़ते हैं टू बिकम एज ऑफ टुडे। फिर इसको थोड़ा हम स्ट्रेच फर्दर भी करेंगे। अब देखिए 6 घंटे और फिर स्ट्रेच फर्दर करना, आप खुद भी कर रहे हैं, बड़े भाई भी कर रहे हैं, आप पूरी फैमिली को आप लेकर चल रहे हैं, तो आप करते क्या है? मतलब माय क्वेश्चन इज कि हाउ डू यू मैनेज फाइनेंसेस? आप सारा टाइम टेनिस ही खेल रहे हैं। जी, मैं बेसिकली मैं एक जॉब कर रहा हूँ गो पेट्रोलियम में, और मेरे बेसिकली मैं लकी रहा कि मेरे जो CEO खालिद रियाज साहब हैं और मेरे जो बॉसेस भी हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से मुझे टाइम मिल जाता है। आई कैन गो टू द जितना मैं मैक्सिमम खेलना हूँ मैं खेल सकता हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल है बच्चों के साथ ट्रैवल करना और जाना आना, या अपने भी टूर्नामेंट्स के ऊपर जाना और उसको करना। जी, इवेंट्स भी ज़्यादा डिफरेंट आते हैं, उसकी तैयारी करना, जाना एंड एवरीथिंग। तो ये काफ़ी ज़्यादा काम है, ये आपने ठीक है, क्योंकि जॉब के साथ इसको कैरी करना इतना आसान नहीं है, मगर मैं थोड़ा सा इस बारे में लकी रहा। दैट्स गुड जी। आप भी अपने बॉस से बात करें। ओके, डन। मैं सबीन को बहुत ज़्यादा आज वो कह रहा हूँ कि सबीन शुड गो फॉर पैडल एट लीस्ट वंस। बस सब मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में चली गई हूँ, निकलना चाहिए इससे। हाँ, गलत बात है, मैं इसको इनकरेज नहीं करती। वैसे इतनी ज़्यादा स्पेस तो नहीं चाहिए, तुम यहाँ भी खेल सकते हैं, है ना? ये भी एक अच्छी स्पेस है और खेली जा सकती है यहाँ पे। जी, आपको फील तो कर सकते हैं। उसकी फीलिंग आपको आ जाएगी जी, यू हैव प्लेड समथिंग। चले, ये भी सही है। अच्छा, यंगस्टर्स हमारे आ रहे हैं, जिस तरह अबू बकर की बात हम कर रहे हैं, और वैसे भी हमारे यंगस्टर्स अब आ रहे हैं टेनिस के, क्योंकि क्रिकेट का रुझान हमारे यंगस्टर्स में ज़्यादा हमने देखा है एज कम्पेयर टू अदर स्पोर्ट्स। तो क्या आप टेनिस की तरफ भी आ रहे हैं? जी, मैं वैसे बताऊं, जो आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह की जितनी भी हमारी फैमिलीज़ की बात करें, कोई भी स्पोर्ट है आप अपने बच्चों को ज़रूर करवाएं, क्योंकि उसकी वजह है कि बच्चों को ट्रैक पे ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्कूल का भी बड़ा प्रेशर होता है।
तो इन एनी केस, चाहे वो पैडल है, चाहे वो टेनिस है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो हॉकी, यहाँ नहीं भी है तो आप ट्रैक पर लेकर जाएं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों के अंदर एक उनकी सलाहियतों को उभारने के लिए, अदरवाइज एट टाइम वो थोड़े स्टेगनेंट हो जाते हैं और उनके प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। बिल्कुल ऐसी है। क्या अब जिस तरह आपने रिकॉर्ड बनाया, अबू बकर के हवाले से भी आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं ग्रैंड स्लैम के अलावा भी? जी हाँ, रिकॉर्ड्स का मेरा अब ये है कि मैं मज़ीद रिकॉर्ड्स बनाना चाहता हूँ। ये जो सर्व वाला था, इसमें तो है कि अगर आपने 1 मिनट में 59 करनी है तो आपको उसके लिए 1000 सर्व करनी पड़ती हैं, तो आपको इंजरीज़ के चांसेस हो जाते हैं ना, इसलिए हमने उससे अटैम्प्ट नहीं करवाई। मगर कोई ऐसा रिकॉर्ड जिसमें कि इंजरीज़ के चांसेस कम हो तो हम बच्चों से भी उसको अटैम्प्ट करवा सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा दुरुस्त आपने कहा कि सिर्फ ये ना सोचेगा आपने रिकॉर्ड कायम करना है, आप ये देखें कि आप उस रिकॉर्ड कायम करने में कहीं कोई इंजरी तो नहीं हो फिर वो जाएगी। लॉन्ग टर्म उसकी कॉम्प्लिकेशंस जी हाँ, होती हैं बिल्कुल। इंजरीज की। ऐसा नहीं होता कि बस एक इंजरी हुई है वो ठीक होगी, क्योंकि हमने देखा है कि हमें अक्सर एथलीट्स ये बता रहे होते हैं कि वो एक इंजरी लॉन्ग टर्म उनको इम्पैक्ट करती है। जी, इंजरीज के साथ डील करना तो ये सब वेरी ट्रिकी एक पूरा मामला है, ये पूरा एक साइंस है, एक पूरा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता भी है, अदरवाइज़ आप इस लेवल पर स्पोर्ट्समैन नहीं बना सकते। और ये है कि जो जहाँ तक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात है, ये बनाना इतना आसान काम होता नहीं है, अगर हो तो हर रोज़ बन जाए। तो पूरी दुनिया में ये हर वक्त चीज़ ब्लिंक कर रही होती है, हर जगह से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो जो बनता है अल्लाह ताला का खासुल खास करम होता है। तो फिर बेशक ऐसी है, बड़ी मेहनत है इसमें। आपने वैसे कितना टाइम लगाया था जब आपने पहली बार ये सोचा कि मुझे ये रिकॉर्ड ब्रेक करना है? उसके बाद आपने कितनी तैयारी की, कितना वक्त लगा? जी, मुझे 3 महीने हमने बड़ा इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करके काम किया था। और जब अटैम्प्ट करने लगा था तो मेरा भी थोड़ा पेन आ गया था रिस्ट के अंदर, बट मैंने उसके दौरान कर दिया। मैंने कहा ये ना रुकूंगा तो फिर वो आपकी प्रैक्टिस लैप्स कर जाती है। जी, तो 3 महीने हमने इस पर बहुत ज़्यादा काम करके, तो क्योंकि मैं टेनिस प्लेयर तो पहले भी था, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एप्टीट्यूड था, मगर फॉर पर्टिकुलर सर्व के लिए फिर हमने 3 महीने इस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया। और आपको लगता था कि 59 ही होंगी या 59 से ज़्यादा का सोचा हुआ था? क्योंकि जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस वक्त एक और मामला होता है, और जब आपका एक्चुअल डे आता है थोड़ा स्ट्रेस भी होता है, कैमरास भी लगे, हर चीज़ें, तो आप अक्सर लोग कहते हैं कि जी मैं उस तरह से नहीं कर नहीं। पाया। और फिर लास्ट आपने बताया 54 का था, 42 का था, 42 का था, तो ये मतलब 50 पे पहुंचने के बाद भी थोड़ी सी होता है कि चलो अब तो रिकॉर्ड टूट गया। क्या ये भी थोड़ा सा माइंड में आ गया था? ये बिल्कुल आपने बड़ा सही बात की, क्योंकि प्रेशर उस पर्टिकुलर टाइम पर होता है। मगर मैंने पहले अटेम्प्ट में 42 क्रॉस कर दिया था, तो वो मुझे पता लग गया था कि रिकॉर्ड तो बन जाएगा, मगर हमने उसको फिर अच्छा किया, और मेरा ख्याल है कि वो मेरा बेस्ट था। 59 से ऊपर जाना तकरीबन नामुमकिन था। ओके, आपने बेस्ट दे दिया आपने बेस्ट इसमें, दे दिया, दैट्स ग्रेट जी, अपने बेस्ट आप दे चुके हैं। अच्छा, बाकी जो बच्चे हैं, अबू बकर का तो आपने बताया कि उसको तो आप तैयारी खुद भी कर रहे हैं, भाई भी कर रहे हैं, सामुल हक साहब खुद भी करा रहे हैं। बाकी 2 बच्चे जो हैं उनकी क्या तैयारी चल रही है? जी, अच्छा, ये भी एक बड़ा कि ज़रूरी नहीं कि मैं ये आपके प्रोग्राम से ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सबको पता होना चाहिए कि आपका हर बच्चा हर काम के लिए नहीं होता। सही बात है। हमारे यहाँ ये है कि लेट से आपके अगर 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, जितने भी, आप कहते हैं हर किसी से उतनी उम्मीद लगा लेते हैं उसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, मगर हो सकता है दूसरे में डिफरेंट टैलेंट हो, एक में डिफरेंट टैलेंट है। तो बाकी भी माशाल्लाह से अपने अच्छा कर रहे हैं। जो मेरा बड़ा बेटा है वो अपना मास्टर्स कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से, दूसरे वाला भी अपना स्टडी कर रहा है, और उसके साथ वो अपना टेनिस भी खेल रहे हैं। एक मरतबा वो भी नेशनल चैंपियन बन चुके हैं। वो ना नेशनल चैंपियन तो वो भी बने, मैं इसलिए पूछ रहा हूं उनको अब कोई तैयारी करा रहे हैं किसी चीज़ की, उनको आपने कहा कि ठीक है बस चैंपियन बन गयो ना, इतना ही बहुत है, कल को कह सकते हो कि अब्बू के नक्शे कदम पे चल रहे थे, बाकी अपना पढ़ो बढ़ो। जी, वो उनका, लेकिन टेनिस उनका थोड़ा सा लोअर एंड कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पर, मगर वो प्रोफेशनल के लिए वो बकरी करेंगे, क्योंकि ये कोई इतना आसान काम नहीं है। प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बनना बहुत बड़ा एक चैलेंज है, खासतौर पाकिस्तान में। कभी घर में आवाज़ दी हो किसी ने कि बस करें? नहीं, ये नहीं। एक घर पूरा हमारा जो है ना, आपका तवज्जो आपके पॉइंट मिसेस की तरफ होगा, मगर नहीं, मेरे हमारी सारी कामयाबी में जो है ना, मेरी मिसेस का बहुत ज़्यादा किरदार इसलिए है कि मैं समझता हूँ जो बच्चे की सारी जो ग्रूमिंग है उसमें माँ का बहुत ज़्यादा किरदार होता है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी मिसेस का बहुत ज़्यादा किरदार है, ख़ासतौर पर इनकी डेवलपमेंट में, मेरे बच्चों की, और मुझे भी हमेशा से इंकरेजमेंट मिलती है, तभी जा कर के ये रिकॉर्ड। कभी ऐसा नहीं हुआ उन्होंने कहा कि आज आपने जाना हो किसी कंपटीशन तो नहीं, बट प्रैक्टिस के लिए, और आवाज़ है नहीं आज शॉपिंग पे ही जाएंगे? नहीं, वो उस पर्टिकुलर टाइम पर मुझे वो पार्डन कर देती हैं, तो लेकिन बड़ा अच्छा मैनेज किया हुआ है, सबसे बड़ा अच्छा मैनेज किया हुआ है। ये कि फिर जब आपने एक स्पेसिफिक पता है आपको जाना है, फिर आपको बाकी टाइम उसको भी मैनेज करना चाहिए, जिस तरह इन्होंने कहा। तो नहीं, आप मैनेज कर रहे हो ना, तो फिर एक बात को कोई मसले नहीं होते, ये बात ठीक है। सिर्फ आपको मैनेज करना होता है, दैट्स इट। और ये एक आर्ट है। वैसे मुझे लगता है कि मर्द जितना भी मैनेज कर ले उससे होता नहीं है मैनेज। नहीं मैनेज करते क्यों नहीं? असल में आप इसको इस तरह से बंद कर लेना कि ये फिर वो खातून की मेहरबानी है कि वो काम पर मान जाए। खातून की मेहरबानी मर्द से नहीं मैनेज होता। कॉम्प्रोमाइज कर लेती है खवातीन, कहती है ठीक है बस इतना ही हो सकता है। जी, इसीलिए मैंने कहा ना, क्रेडिट गोज टू हर, ये बात है। सर ग्रेट, तला साहब थैंक यू वेरी मच, आप साथ मौजूद थे। जिस तरह से आपने ना सिर्फ अपने रिकॉर्ड से मुतालिक बात की, जिस तरह से आप इस पूरे स्पोर्ट्स कल्चर उसके लिए अपना काम करें, अपनी फैमिली को
लेकर जो पूरा एक कल्चर है उस पर आपने बात की. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे. Thank you. इट्स ग्रेट टू हैव यू एंड ऑल द बेस्ट आपके लिए भी और अबू बकर के लिए भी, जिसको आप तैयार करा रहे हैं ग्रैंड स्लैम के लिए. क्योंकि हम क्रिकेट हम अक्सर ये बात करते हैं कि वाई नॉट अदर स्पोर्ट्स जिसमें लोग नज़र भी आ रहे होते हैं, टाइटल्स विन भी कर रहे होते हैं, आगे बढ़ भी रहे होते हैं, लेकिन हमें और इसको एक नेक्स्ट लेवल पर ले प्रमोट जाने करने की ज़रूरत है. मज़ीद इस पे काम करना है हमें. आप हम बढ़ेंगे जी ब्रेक की तरफ. बिल्कुल जी, स्टे विद अस. वेलकम बैक जी. राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद. अब ज़रा बात करते हैं ख़वातीन के हुकूक से मुतल्लिक. और जिस आज हमने ओपनिंग में भी बात की थी, एक स्पेसिफिक इंसिडेंट की हमने बात की थी कुछ वीक्स पहले जो हुआ था सबा कमर से रिलेटेड, कि किस तरह से एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने उन पे एलिगेशन लगाई थी और अपनी तरफ से मन गढ़ंत बातें घड़ के उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया पे अपने पॉडकास्ट के थ्रू फैलाने की कोशिश की थी, कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की थी. लेकिन किस तरह से एक्ट्रेस ने आवाज़ उठाई अपने लिए और अपने साथ उन तमाम ख़वातीन के लिए जिनकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर दी जाती है, जिनको इजी टारगेट समझा जा रहा होता है. तो जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट थे उन्होंने फिर सोशल मीडिया पे आकर उसकी माफ़ी मांगी. सो आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ थी, बड़ी डेवलपमेंट जो आई, जो हमने ओपनिंग में भी जिसका जिक्र किया. लेकिन आज हमारा जो सेगमेंट है वो आज हम ज़रा ये फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, हमारे यहाँ ख़वातीन इजी टारगेट क्यों हैं. हम क्यों किसी भी खातून की सक्सेस को इस चीज़ पर मैयर कर रहे होते हैं कि अच्छा उसकी लुक्स से हम रिलेट कर रहे होते हैं, उसके ताल्लुकात से हम रिलेट कर रहे होते हैं, या हम खुद से अज्यूम कर रहे होते हैं अच्छा फ़लानी वजह से इसको ये मिली और हम उसके टैलेंट पे बात नहीं कर रहे होते. एंड देन पास्ट किसी का अगर कोई है, उस पास्ट को किस तरह से सामने लेकर आया जा रहा होता है, कि हमारा माइंडसेट क्यों है, इसको कैसे चेंज किया जा सकता है. स्पेशली घर में किस तरह से हम अपने बेटों की तरबियत कर सकते हैं, हम अपने लड़कों को किस तरह सिखा सकते हैं, बहुत छोटी उम्र से उनको कैसे बताया जा सकता है कि कैसे घर में एक औरत को ट्रीट किया जा रहा है, उन्हें सिखाया जाए. सो आज इसको ज़रा फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं. हमारे साथ मौजूद है वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट है महविश कियानी. अस्सलाम वालेकुम महविश, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू महविश, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए. सबसे पहले तो ये जो रीसेंट इंसिडेंट था, हम चाहेंगे इस पर आपकी राय हम जान सकें. जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस अप. और डेफिनेटली जैसे आपने बात भी की है कि सबा कमर का बहुत अच्छा एक स्टेप भी था और आपने रिलेट भी इसको कर दिया है कि ये हमारे जहनों में जहन साजी ऐसी हो गई हुई है और मर्द को यही लगता है कि मेरे पास पावर है और उस पावर को मैं इस तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ. तो डेफिनेटली फिर वही बात आ गई है कि तशद्दुद की किस्म में भी निकल के आता है, ज़बानी जो है आप ऐसी बातें भी कर देते हैं. और फिर वही बात आ गई कि आप जब एम्पावर्ड वीमेन हैं और जो जानती हैं अपने राइट्स को, तो डेफिनेटली वो फिर स्टैंड भी लेती हैं और उसके अगेंस्ट बात भी करती हैं. लेकिन हर कोई सबा कमर नहीं है ना, हर कोई इतना एम्पावर्ड नहीं है, हर कोई इतना वोकल नहीं है, हर कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हर किसी को नहीं पता मेरे राइट्स क्या हैं, हर किसी को अपने सिस्टम पर उस तरीके से एतबार भी नहीं है कि अच्छा अगर कोई मामला ऐसा हो जाए, गलत हो जाए तो क्या करना है. क्योंकि हमें क्या सिखाया जा रहा है, खामोश हो जाओ, छोड़ दो, जाने दो, रहने इग्नोर दो, करो. इग्नोर अच्छा करो. ये चीज़ें तो हमें घर से सिखाई जा रही होती है ना, और स्पेशली इस वजह से भी कि हमारे घर के मर्दों का रिएक्शन बड़ा डेंजरस होता है. आई मस्ट से दैट. उसकी वजह ये है कि कोई भी अगर आपको किसी खातून को, घर की खातून को अगर हरास कर रहा है बाहर, वो घर आकर बताते हुए 10 मरतबा डरेगी कि हमारे मर्दों को डील ही नहीं करना आता बाहर जाके, उन्हें हैंडल ही नहीं करनी आती सिचुएशन में. लड़की डर जाती है, अच्छा लड़ाई झगड़ा होगा, अब क्या होगा, क्या ये सेंसिबल तरीके से उस सिचुएशन को डील करेंगे. तो ये चीज़ शुरू तो यहीं से हो जाती है खामोश रहने वाली, कि चुप ही रहें तो बेहतर है. जी, तो देखिए सबीन, इसमें तो मैं वही बात करूँगी कि आप सिनफी इम्तियाज़ को ना बहुत पहले ही बच्चों के अंदर इंस्टिल कर देते हैं. कैसे कि बच्चे की बर्थ से भी पहले आप ये देखें कि हम लोगों को ये होता है अच्छा बेटा होने वाला है या बेटी होने वाली है, हम इस चीज़ के ऊपर कितना सोचते हैं. अच्छा फिर अगर पैदाइश हो भी गई है तो फिर हमने मिठाइयाँ भी फ़र्क कर दी हैं. हम बेटों के लिए शायद गुलाब जामुन देते हैं, बेटियाँ होंगी तो अच्छा बर्फ़ी बांटेंगे या इस तरह की चीज़ें. देखें आप किस तरह से जिन्स को आपने उसमें इम्तियाज़ आप सिर्फ के बुनियाद पे कर रहे हैं. फिर उसके बाद वही बात आ गई है कि वो कौन से स्कूल में जाएंगे, बेटे को शायद हम प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, बेटी गवर्नमेंट स्कूल में भी जा सकती है, कोई ज़रूरत नहीं है. मतलब ये इनिशियल लेवल की बात कर रही हूँ. रंग आपने कपड़ों के उनके लिए सोच लिए, खिलौने कैसे होंगे ये सोच लिया. इसको सोचे बगैर कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है.
अक्सर ये भी होता है कि बच्चे, अब हमने देखा है घरों में लड़कों को गुड़िया का बहुत शौक होता है, लेकिन हम उससे मना करेंगे कि लड़के रोते नहीं हैं, उनको जज्बात जो है अपने दिखाने से हम मना कर रहे होते हैं। इस तरह से लड़कियों को हम कहते हैं तुमने खामोश रहना है, बर्दाश्त करना है। तो ये सारी चीज़ें हम बचपन से बच्चों के अंदर डाल देते हैं। जब बच्चों के अंदर ये चीज़ें हम डाल देंगे तो डेफिनेटली हमने लड़कियों को ये सिखा दिया कि आपने पुरएतमाद नहीं रहना, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। फिर जो आप बात कर भी रहे थे कि हर औरत एम्पावर्ड नहीं है, वो क्या रीज़न है कि जिन्होंने वक्त के साथ साथ सीखा या जिनके घरों में उन्हें सिखाया गया कि आप भी उतनी ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, आपके भी राइट है, तो डेफिनेटली वो फिर स्टैंड भी लेती हैं, उसके ऊपर बात भी करते हैं। और जो मैंने पहले भी कहा, अच्छा घरों की भी ऐसे कोई मेरे ख्याल में मसला नहीं है, ये जो नस्ल दर नस्ल हमें मुंतकिल हुई हुई चीज़ें हैं, ये उन रवैयों की वजह से ही हो रहा है। तो जब शऊर आएगा तो डेफिनेटली इस पे बात होगी, और जब शऊर आता जाएगा तो इसमें चेंजेस भी हमें देखने को मिलेंगे। पर आपको लगता नहीं महविश के दोनों की परवरिश होती डिफरेंट अंदाज से है और डिफरेंट अंदाज से होनी चाहिए? नहीं, डिफरेंट अंदाज से नहीं होनी चाहिए। मैं इसलिए फिर बात करूँगी, आप देखें एक छोटी सी एक्टिविटी, आप अपने घर में जो एक बच्चा और एक बच्ची है, दोनों सुबह में उठते हैं, मतलब नॉर्मल सेटिंग में एक बच्ची उठेगी, माँ का हाथ भी बटाएगी, अपना बिस्तर भी बनाएगी, अच्छा उसको नाश्ते वगैरह में हेल्प करके फिर स्कूल भी जाएगी, वापस आके भी हेल्प कर रही होगी, एंड डेफिनेटली फिर अपना अगर पढ़ाई भी कर रही है। लेकिन इसके बरक्स जब आप लड़के को देखते हैं, वो उठेगा, उसको नाश्ता हर चीज़ मिलेगी, यूनिफॉर्म प्रेस हुआ मिलेगा, बूट उसके पॉलिश हुए होंगे, कोई काम नहीं करना उन्होंने, स्कूल जाके वापस आके भी ऐसा होगा कि एहसान किया। तो ये गलत है। हाँ, तो ये चीज़ें आप देखें कि हम यही नहीं बता रहे कि ये लाइफ स्किल्स हैं जिसको सबको आनी चाहिए। और लेटर ऑन यही बच्चे जब खास तौर पे, अब आप लोग वैसे भी पता कि हमारी यूथ तो बहुत भर भर के यहाँ से जो है बाहर जा रही है, और फिर उनको जो मसाइल पेश आते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपने लॉन्ड्री भी अपनी खुद करनी है, आपने अपनी कुकिंग भी करनी है, अपनी अपनी स्टडीज़ भी करनी है, ईच एंड एवरीथिंग मेंटेन करनी है। यही वजह है कि आप किसी फिर बॉयज़ हॉस्टल में जाके देखें ना, या हॉस्टल के किसी बॉयज़ के रूम में जाके देखें, उनकी वार्डर भी खोलें तो लग पता जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, जेंडर रोल्स भी आपने जिस तरह बात की ना, लड़की उठेगी, वो पहले नाश्ता भी बनाएगी, और लड़के को पता है आपने चीज़ उसके अंदर बिल्ड कर दी है कि नहीं, आप ये चीज़, ये किचन, ये चीज़ें आपके लिए नहीं बनी हुई। हालांकि हम इस्लाम की जब जिस तरीके से बात कर रहे होते हैं हमेशा, हम देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपने कपड़ों की पैबंद तक खुद लगाते थे। हमें बहुत सारी मिसालें ऐसी मिलती हैं। तो वो कितनी बड़ी हस्ती, तो हम क्या हैं? तो मैं ये सोचती हूँ कि हमारी ईगो किस चीज़ की ईगो है कि हम किचन में नहीं जा सकते, हम अपने काम नहीं कर सकते, हम खाना नहीं ले सकते अपना, हम पानी नहीं ले सकते क्योंकि वो हमारी शान के खिलाफ है। सो ये तो कंडीशनिंग जिस तरह से कर दी गई है ना, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। मेरी अपनी फैमिली का ये एक छोटा बच्चा है, जब हमने उससे एक बात की, हमने कहा बताएं कि जी आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो उसका इंटरेस्ट था कुकिंग में, तो उसने कहा कि मैं शेफ़ बनना चाहता हूँ। इर्द गिर्द के जितने लोग थे वो हंसना शुरू हो गए कि अच्छा ये शेफ़ बनना चाहता है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड हमारी यही चल रहा होता है कि जी लड़के का, ये तो लड़कियों का काम है किचन में जाना है, यकीन जाना उसका इंटरेस्ट है किचन में, लेकिन तब से लेकर आज तक वो किचन में नहीं गया दोबारा। वो छोटा बच्चा है, तब से लेकर आज तक जब हम उसे पूछते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो वो कहता है पता नहीं। वो कभी भी मतलब वो बता नहीं पाता, उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो गया, और उसको ये बताया गया कि ये तो लड़कियों वाला काम है, और लड़कियों वाला काम भी ऐसे करके कि ये बड़ा कुछ छोटा काम है। और इसी में एक चीज़ और ऐड करूँ कि चलें सबीन, ये तो एक चीज़ है ही है ना, लेकिन इन केस अगर आप देखें कि जब लड़के शेफ़ बन भी जाते हैं तो उन्हें ज़्यादा सैलरी भी फिर पे की जाती है। फिर यहाँ पे एक और इशू आ जाता है कि वही काम जो एक औरत पूरी ज़िंदगी घर में कर रही होती है, लेकिन वो बात है कि वो अनपेड एम्प्लॉयमेंट उसकी रहती है, उस चीज़ को कभी एक्नॉलेज भी नहीं किया जाता, क्योंकि वही बात है बेचारी को ना कभी छुट्टी मिलती है और घर के सारे काम भी उसी ने करने होते हैं। और बहुत अच्छी चीज़ आपने शेयर की है कि इसी के साथ बच्चे का आप देखें कि आपने एक्सप्रेस करने का रोक दिया वहाँ पे एक सिलसिला, ठीक है, और फिर उसको इमोशंस में भी कहा जाता रोना नहीं है, तो उसके अंदर क्या होगा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा, जो हम बात भी कर रहे हैं, फिर वो फ्रस्ट्रेशन कैसे निकलेगी, या तो ज़ुबान से वो इसको एक्सप्रेस करेंगे, या फिर वही बात है कि तशद्दुद की कोई और किस्म जो है अपनाने की कोशिश की जाएगी। और लड़कियों को इसके बरक्स वो जो आप भी बात कर रही हैं, खामोश रहना है, यही काम करने हैं, इसके अलावा आप कुछ और सोच ही नहीं सकती हैं। इसी तरह की और बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं जब लड़कियां घर के कामों के अलावा कुछ और काम करना चाहती हैं, बजाय उसके टैलेंट हो उसको समझने के बजाय हम इसको सोशल कंडीशनिंग कर देते हैं, जेंडर नॉर्म में असाइन कर देते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि माँ बाप, हम ये नहीं कि उन्हीं की गलती है, डेफिनेटली मैं बार बार यही कह रही हूँ कि उन तक भी यही चीज़ें मुंतकिल हुई हैं, ये उनके रवैयों में है, लेकिन जैसे जैसे शऊर आ रहा है, आप लोग खुदारा इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट करें
और उनके टैलेंट को देखें कि बच्चा ये बच्ची में क्या टैलेंट है और उसको इसी के अंदर एक्सेल करने दें, तो डेफिनेटली हमें चेंज देखने को मिलेगा। सही बात है। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा मार्जिन दूंगा मर्दों को, और मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि मेजॉरिटी मैं कहूँगा यहाँ पे वो करना चाहते हैं, वो हेल्प भी करना चाहते हैं, वो सपोर्ट भी करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करना चाहते, लेकिन समहाउ इतना पर्सनैलिटी का हिस्सा बना दिया गया है हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में, हमारे इस कल्चर ने, नॉट रिलीजन, कल्चर ने, कि समहाउ बस वो पर्सनैलिटी का हिस्सा है, हमें वो सही लगता है। वो जो सबीन ने एक बात की ना कि अच्छा मर्द काम नहीं करता या वो अपने शान के खिलाफ समझता है उसको, मैं ये कहूँगा नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो ये शान के खिलाफ नहीं समझता, उसको पता ही नहीं है, उसको समझाया ही नहीं गया, उसके अंदर है ही नहीं वो चीज़, इनबिल्ट ही नहीं है, वो ट्रेंड ही नहीं है, प्रोग्राम्ड ही नहीं है, उसका सॉफ्टवेयर ही नहीं है। या तो अपडेट करें फिर सॉफ्टवेयर। बिल्कुल, फिर वही बात है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो भी जाते हैं अक्सर, लेकिन ये है कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो है ना, उसकी वजह से मेरे ख्याल में ये ईगो के इशू ज़्यादा आ रहे होते हैं। बिकॉज हमें यही लगता है कि अच्छा अगर मैं घर पे जाके बीवी का या वही बात है बहन का किसी का भी हाथ बटाऊंगा तो मुझे कहा जाएगा तुम कैसे मर्द हो, मर्दानगी पे शायद क्वेश्चन आ जाएगा। और वो आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारे रिलीजन से इसका बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। हमारा रिलीजन तो सिखाता ही है, जैसे सबीना आपने पहले भी बात की है कि माशाल्लाह हमारे अंबिया देख लें, फिर नबी पाक की ज़िंदगी देख लें कि उन्होंने बाहर भी बाहर काम करने के बाद और घर पे आके भी अपनी औरतों के हाथ बटाएं और हर तरह के काम है और अपने काम खुद किए हैं, क्योंकि इस्लाम तो हमेशा ही इंसाफ और मसावात का दर्स देता है। तो वहाँ तो बात वैसे ही ख़त्म हो जाती है। तो मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि हमें अपने रवैयों में चेंज लाने की ज़रूरत है, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं से वो जो चेन एक चलती आ रही है उस साइकिल को ब्रेक करने की असल में बात है ब्रेक करना। देखिए मैं ये समझता हूँ कि वो जो एक जनरेशन है ना, मैं बुज़ुर्गों की बात कर रहा हूँ, देखिए हम उनको चेंज नहीं कर सकते। 50 साल 60 साल 70 साल जो ज़िंदगी गुजार दी उन्होंने, जिस सोसाइटी में जिस कल्चर में गुजार दी है, इस पॉइंट ऑफ टाइम है कि उनको हम चेंज नहीं कर सकते। सो आई थिंक इसका मतलब ये भी नहीं कि हम उनसे लड़ें या बहस करें या उन्हें कि आप गलत हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी के इस हिस्से में आके हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि आप गलत सोच रहे हैं। सो आई थिंक उनको रिस्पेक्ट भी दें, आप उनकी सोच को डिनाई ना करें, लेकिन हाँ चेन ब्रेक अब आप करें आगे अपने बच्चों में, अपने साथ, अपने रवैये से, अपने घर में, अपनी इस फैमिली में बहस ना करें कि अच्छा ये गलत है। जैसे देखिए आज के दिन ही आप दोनों या मैं और जितने भी लोग देखने वाले हैं वो जस्ट ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक चीज़ फील कर लें कि अच्छा मेरे घर पे जो बच्चे हैं उनसे सिर्फ बैठ के तो बात करें कि आपसे जब मैं कोई भी बेटे से बात करती हूँ, ये बेटी तो आपको कैसा लगता है, बुरा लगता है, ये देखिए छोटे छोटे डिसीजंस में उनको साथ में लेके चलें। आज घर पे क्या पकेगा आप बेटी से भी पूछ सकते हैं, आप उसे सिखा रहे हैं कि ज़िंदगी में आप भी डिसीजंस ले सकती हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप उनकी ज़िंदगियों में लेकर आए और आप उनसे उनको कॉन्फिडेंट भी करेंगे और डेफिनेटली उनको भी फील होगा कि मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ। सही बात, वो जो बड़ी ज़रूरी है। मैं मुझे एक बात याद आई कि सबीन के अक्सर ये बात कर रहे होते हैं ना कि आज भी बहुत सी जगहों पर ये होता है कि अच्छा अगर चिकन बना है तो एक स्पेसिफिक पीस या आपने बेटे को देना है, नहीं लेग पीस बेटे को देना है। जी ऐसा ही है, होता है ऐसा ही या जो पसंद है उसको, जो पसंद है, लेकिन अक्सर वो लेग पीस को बड़ी लेग पीस मेल के लिए रखा जाता है और फीमेल्स को कहा जाता है कि आप बाकी पीसेस भी। तो मैं वो कह रही हूँ कि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों में बदल सकते हैं। इससे मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा कोई चीज़ जो है ना उनको नहीं हुआ है कि अपने अंदर बदलने की है, लेकिन आप वो जो रवैया बदलेंगे, वो जो बच्चे उसको फील करेंगे, उससे बहुत मस्बत असरात आएंगे। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये कि हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स घर में सेट कर सकते हैं ना। बिल्कुल। आप घर में जब हेल्प करेंगे, आपका बेटा, आप अपनी वाइफ की जब हेल्प करेंगे तो आपका बेटा देखकर वही चीज़ अडैप्ट करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अगर उसको सिर्फ प्रीच कर रहे हैं ना कि नहीं ये ऐसे होता है वैसे होता है, और आप खुद वो नहीं कर रहे चीज़, तो डेफिनेटली वो बच्चा फॉलो नहीं करेगा, वो भी सिर्फ बातों की हद तक बात करेगा। बिल्कुल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को सेट करें। और मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि हमारे यहाँ अगर खातून की आपने इंसल्ट करनी है मजाक मजाक में, आपने मतलब जो हेट का इमोशन है ना वो आप पब्लिकली एक्सप्रेस करना आपको अलाउड है, लेकिन मियाँ बीवी का अगर कोई अफेक्शन शो करनी है और अगर आपको कोई ऐसी मोहब्बत भरी बात करनी है अपनी बीवी से जो कि जायज़ भी है और जो कि आप कर भी सकते हैं, वो आप बच्चों के सामने भी नहीं कर रहे, बच्चे हेजिटेशन है। आई मीन ठीक है, लिमिट्स डिफाइंड होनी चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन
प्यार से बात करना बीवी के साथ अपने बच्चों के सामने। देखिए आप अपने बेटी के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं बिल्कुल। कि उसने इससे नीचे नहीं किसी को एक्सेप्ट बिल्कुल करना। ऐसा bare minimum और पे नहीं अपने जाना। बेटे के लिए आपने ये एग्जांपल सेट की कि उसने आगे अपनी बीवी को कैसे ट्रीट करना है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। ये तो इस तरीके से तो हमें सिखाया ही नहीं जाता। नहीं, टोटली एग्री सबीन, क्योंकि देखें जो आपने बात भी की है बहुत अच्छा पॉइंट है ये। और देखिए जब बच्चे घर पे ये चीज़ें देखते हैं ना, जैसे आपने कहा कि आगे भी वही करेंगे, प्लस वो सीखेंगे ना कि ये आईली ज़िंदगी में, वही कह रही हूँ कि हम बाकी स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन हमें ये कौन सिखा रहा है। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल जो आपने बात की वाकई ही सेट करने की ज़रूरत है। और जब वो देखेगा कि अच्छा मेरे अब्बा आके अम्मा को जो है हेल्प करते हैं घर के कामों में, तो डेफिनेटली वो आगे जो उसके साथ जो भी ज़िंदगी में आएगी वो उसको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। तो डेफिनेटली हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल सेट करने की ज़रूरत है और उसी से चेंज देखने को भी हमें मिलेंगे। और ये सब तो ज़रा घर से होना है, लेकिन सिर्फ घर से नहीं होना। ज़ाहिर है देखें अक्सर ये होता है ना, घर का एक माहौल होता है, आप एक तरबियत कर रहे होते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ों का आपने ख्याल रखा होता है, लेकिन जैसे आप किसी और के घर में जाते हैं, वहाँ एक और माहौल देखते हैं, तो बच्चा भी कंफ्यूज होता है कि मेरे घर में कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। या इवन स्कूल में कोई डिस्कशन हो, उनके फ्रेंड्स की बात करें, वो कहता है अच्छा नहीं मेरे घर में तो ऐसे होता है, उस घर में तो ऐसे होता है। सो एक जनरल स्टैंडर्ड तो हमें एज अ सोसाइटी सेट करने की भी ज़रूरत है कि जो दुरुस्त चीज़ हो और हम वो लेकर भी आगे चल रहे हों। अच्छा देखिए, मेरे ख्याल में लॉज या इस तरह की चीज़ें स्टैंडर्ड सेट करने से कुछ नहीं होगा। जो मैं पहले भी बात कर रही हूँ कि ये इम्तियाज़ वगैरह हमने खुद बनाए हैं तो और इसमें इंसाफ भी हम लोग खुद अपने जो इंडिविजुअल लेवल है ना उसके ऊपर चेंज लेके आ सकते हैं। तो जब हमारे अंदर, जैसे मैं कह रही हूँ ना कि मैं अपनी शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ, तो मैं इंडिविजुअल लेवल पे अगर ये प्लेज ले लेती हूँ कि मैं अपने आने वाले जो नस्ल है उसके अंदर ये चीज़ मुंतकिल करूँगी, तो डेफिनेटली वहाँ से चेंज आएगा। वरना लॉ तो वो देखें ज़बरदस्ती आप क्या ही चीज़ कर सकते हैं, वो दिखावे के लिए तो कुछ और करेंगे, लेकिन जब तक चेंज आपके अंदर से आप फील नहीं करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, देखिए इसमें मैं लॉज की बात नहीं करता, मेरे कहने का मकसद ये था कि अक्सर ऐसा होता है कि आपने ना कुछ चीज़ें सेट की होती हैं, अपनी फैमिली के प्रिंसिपल सेट किए होते हैं, लेकिन किसी और, फॉर एग्जांपल मैं अपने घर की बात करूँ, हो सकता है मैंने कोई प्रिंसिपल सेट रखा हो, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स की तरफ जाऊँगा जहाँ मेरे बाकी भाई भाभियाँ सब हैं, तो शायद कुछ चीज़ें वहाँ पे डिफरेंट होंगी। देखिए वो अपने हिसाब से हर बंदा लेकर चल रहा होता है, अपने बच्चों की परवरिश वैल्यूज होती है, प्लस अपनी चॉइस भी है ना, और हर बच्चा अपने हिसाब से वो लेकर चल रहा है, उनको बेहतर पता है कैसे उसकी तरबियत करनी है। सो समहाउ कभी कभी ये भी हो जाता है कि कुछ चीज़ों में आपको लगता है कि अच्छा मैंने एक चीज़ सेट करी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि अगर मैंने सेट किया जी मैंने फ़ोन बैन किया है अपने बच्चों के लिए कि नहीं बस फ़ोन देखना ही नहीं है, कंप्लीटली बैन है, आपने कुछ देखना है तो मुझे पता वो कंटेंट क्या है, वो टेलीविजन पे आप देख लें मेरे साथ, लैपटॉप में समहाउ अलाउ करता हूँ, या मैंने एआई को आजकल अलाउ किया, आप चैट जीपीटी यूज़ करें, उससे इंटरेक्ट करें ताकि कुछ सीख रहे हो। लेकिन अगर कहीं और जाएंगे और देखेंगे अच्छा बच्चे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वो कहेंगे बाबा वो उनको अलाउ है। अच्छा इसी तरह से मेरी बेटी मुझसे अक्सर सवाल करते हैं बाबा एट व्हाट एज मुझे फ़ोन अलाउ होगा, तो मैं से कहता हूँ एट 18 यू विल बी अलाउड। मेरा अपना है, मैंने अपने घर में एक चीज़ रखी हुई है। सो नहीं बाबा वो चाचू की बेटी के पास तो अभी से फ़ोन है। तो अब यहाँ पे आके ना मैं परेशान हो जाता हूँ कि देखें मैं उसी सोसाइटी में है वो, उसी जगह पर है वो, उन्हीं से इंट्रैक्शन भी है उसका, तो वो सवाल करती है मुझसे फिर, तो ये एक चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं। बहुत अच्छा, वैसे ये भी पॉइंट आपने रेस किया है। अब मेरे ख्याल में वही बात कि हमें डिस्कशन करनी चाहिए। जैसे आप देखें ना अपनी फैमिली में तो हम करते हैं, लेकिन जब ऐसी गैदरिंग्स हो अक्सर ये देखा गया कि बच्चे अलग खेल रहे हैं, बड़े अलग बात कर रहे हैं, तो वाई नॉट कि हम लोग इंटर जनरेशनल डायलॉग्स करें, वहाँ पे बैठ के बात करें और इन चीज़ों के अच्छे और जो बुरे पहलू उन सारों के ऊपर डिस्कस करें। लेट्स से आप यही बात जो कह रहे हैं इसके ऊपर डिस्कस करें कि मैंने ये क्यों किया है और इससे मुझे क्या पॉजिटिव असरात देखने को मिले हैं या इसकी नेगेटिविटी क्या हो सकती है। इसी तरीके से जो दूसरी फैमिली है वो भी उस पर बात करे और बच्चे जब उस डायलॉग्स का हिस्सा होंगे फिर वही बात है कि एक और चीज़ सीखेंगे कि हम भी इन मामलात में हमारा भी राय भी दे सकते हैं और हमारा हक भी है। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कन्वर्सेशन बजाय इसके दिल में रखें, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, और हो सकता है कि जब डिस्कस करें तो समहाउ आपको भी लगे चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे भी लेवरेज देने की जरूरत है, इतना मैं भी ये हार्ड नहीं हो सकता। दैट्स वेरी ट्रू। नविश, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स ग्रेट हैविंग यू। रियली विश एंड होप कि जो हम डिस्कशन करते हैं इससे एक चेंज क्रिएट हो सोसाइटी में, और यही हमारी कोशिश भी होती है। और अगर आपको लगता है कि हमारी इस गुफ्तगू में आप भी कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं और आपको लगता है कि नहीं अच्छा ये जो बात आपने की थी नहीं इसको अगर हम इस तरह कर लें, ये एक हमारी सजेशन है जिससे और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, प्लीज़ डू गिव अस योर सजेशंस एंड फीडबैक। दोबारा मुलाकात करेंगे कल, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।